कुठे चालली फिरायला? डॅडाकडे बघून सांग. बदलापूर. बदलापूर चालली. काय करायची चालली? काय करायला चालली? काय? हा? भूल चालली. आणि कुठे चालली तू? कुठे चालली? बदलापूर. कुठे चालली? हा, बदलापूर चालली. मला तुझे खाऊ. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज नेस्ट ऑन हिल मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इवनिंग टाइम है और एज यूजुअल हम अपने बच्चे को लेकर निकले हैं घूमने के लिए और ये है अंबरनाथ बदलापुर रोड, जहाँ पर हम इस नर्सरी के सामने हमेशा थोड़ी देर बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। हमारी बच्ची यहाँ पर खेलती है, बहुत मज़ा आता है। वो यहाँ पर अभी बहुत एंजॉय करती है और कर रही है और आई थिंक करती रहेगी। पता नहीं स्कूल चालू हो जाएगा तो फिर बोल नहीं सकते। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत छोटी है। ये छोटी सी प्यारी सी नर्सरी है जहाँ पर हम आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पर नर्सरी में घूमते रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन बारिश का टाइम है तो यहाँ पर बैठने के वांदे हो गए, तो हम लोग ऐसे मतलब बस खड़े खड़े ही यहाँ पर वहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन इस नर्सरी की वजह से हमें घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे हैं उनमें लगे हुए अलग अलग तरह के पत्ते हैं, अलग अलग कलर्स के पत्ते हैं, फिर फूल है, गुलाब के फूल के पौधे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और मेरी बच्ची भी ये सब देख के एंजॉय करती है। हम तीनों, मैं, आनंद और हमारी बच्ची, हम तीनों भी यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। बस घूमते हैं इस नर्सरी में, अच्छा लगता है। ये रही मेरी बच्ची जो मेरी परेड करा रही है। उसका सब बोरिया बिस्तर लेके मैं उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ और वो अपना चिप्स खाते खाते इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे परेड करा रही है मुझे। कितनी क्यूट सी छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया लग रही है। और वो रेनकोट में तो क्या बताऊं, इतनी क्यूट लग रही है। वो ऐसा लगता है चाबी वाली गुड़िया घूम रही है इधर उधर। हो गया, पहले 400-500 का मिलता था, अभी 1000 रुपये तक पहुंच गया। तो जिधर से मैंने लिया, हाँ, छतरी की जरूरत नहीं पड़ती, कोट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो हमारी गाड़ी पे ब्लू कलर का शेड लगा हुआ है, इसके लिए एक आदमी आनंद से इंक्वायरी कर रहा था कि ये आपने कहाँ से खरीदा। तो आनंद उनको बता रहे थे और मेरी गुड़िया ये देख रही थी उसके डैडा किससे बात कर रहे हैं। लेकिन सच में ये गाइस ब्लू कलर का शेड लगा हुआ है, ये इतना हेल्पफुल है। कितनी भी बारिश हो आप ज़रा भी नहीं भीगोगे। बहुत ही अच्छा है। अगर आपने नहीं लगवाया है तो ज़रूर लगवाइए। ये आपको छाते की ज़रूरत ही नहीं। जिस वक्त हम गाड़ी से उतरते उसी वक्त आपको छाते की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही फ़ायदे का है ये, बहुत अच्छा है ये।
अपने आप को इतना बड़ा समझने लगी है, उसको लगता है कि मैं कहीं पर भी भाग सकती हूँ, हाईवे पर भागने की कोशिश कर रही है। जरा भी ध्यान इधर से उधर हो गया ना तो बाप रे क्या करेगी ये लड़की पता नहीं। किती आगाव येते हां, कुठे पण पळत सुटते, हात लक्ष नसेल ना। 2 मिनट के लिए मैं इतना डर गई थी, बाप रे, मतलब मुझे लगा छूट गई मेरे हाथ से लड़की। हाईवे है ना, और कितनी स्पीड में गाड़ियां आ जा रही है बाबा, देख के ही डर लग जाता है। ये है हमारे यहाँ का अंबरनाथ का शिव मंदिर, जहाँ पर ये नदी बह रही है। ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ये शिव मंदिर है, बस अंदर है, ये तो गेट है, बंद हो चुका है। ये जो ब्रिज है ये मंदिर के अंदर जाने वाला ब्रिज है, इसके नीचे पूरी नदी बह रही है। गणेश उत्सव नवरात्र के वक्त पर यहाँ पर गणपति बापा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और नवरात्रि में घट वगैरह सब विसर्जन किए जाते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, इतनी तभी रश रहती है, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतनी रश होती है। ये रहे आनंद और हमारी बच्ची माऊ, अभी दोनों भी यहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं। माऊ मतलब हमारी बच्ची ये जो पानी का रौद्र रूप देख के डर गई थी, ऐसी थोड़ी सहमी लग रही थी, लेकिन बाद में ओके हो गई वो। उसने कभी इतना रौद्र रूप देखा नहीं है ना पानी का, वो ऐसे वाटर पार्क में वगैरह गई है लेकिन ऐसा बहता पानी उसने देखा नहीं है, तो थोड़ा सा सहम गई थी। जिस तरीके से बारिश हुई है, जिस तरीके से ये नदी भर भर के बह रही है, उसके साथ पूरा जो भी लोगों ने कचरा डाला हुआ था वो सारा कुछ बहकर इस ब्रिज पर आकर अटक चुका है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितना हो सके पानी में, नदियों में आप कचरा ना फेंके तो बेटर है, क्योंकि ये सब पोल्यूशन फैला रहे, बाकी कुछ नहीं। इस नदी को मैंने बहते हुए देखा तो बोला कि रौद्र रूप नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये रौद्र रूप नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि नदी बहुत ज़्यादा खुश हुई है कि आज मैंने अपने अंदर जितना भी कचरा लोगों ने जमा करवाया था ज़बरदस्ती, वो मैंने वहीं पर उन्हीं को वापस दे दिया है और आज मैं एकदम क्लीन होकर बहती जा रही हूँ। तो ऐसे है, अगर लुकआउट देखने को जाओ तो इस तरीके से देखो कि कितनी वो रौद्र रूप नहीं, अगर आप गिरते हो तो है वो रौद्र रूप है, लेकिन अगर वो बह रही है अच्छे से, इतना सुंदर रूप दिखा रही है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसे ब्यूटीफुल ही रहने दो, उसे खुश ही रहने दो, उसमें कचरा डालकर उसे गंदा मत कीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अंबरनाथ में जब आर्ट फेस्टिवल था तभी दूर दूर से पेंटर्स ने आकर ये सब पेंटिंग किया है। कितनी सुंदर लग रही है ये पेंटिंग्स, जो उन लोगों ने मतलब अपनी क्रिएटिविटी कैसे कहाँ कहाँ उन्होंने यूज़ की है, बस देखिए क्या लग रहा है, बहता पानी और ऊपर ये सब पेंटिंग किया हुआ, ये पिलर जैसा, इसे मैं क्या बोलते मुझे नहीं पता, बट बहुत सुंदर लगता है। जो सामने लाइट्स लगे हुए दिख रहे हैं वहाँ पर एक माता का मंदिर है और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी बंद हो चुके हैं। बस वहाँ पर जो कर्मचारी है वही लोग वहाँ पर है अभी। बाप रे, पानी का फोर्स देखिए क्या है, बाप 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 बाप, देख के डर लग रहा है हमें। लेकिन ये बहते पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है। ये जो पार्ट हमने जूम किया है और जो ऐसे पॉइंटेड पार्ट पर जो पानी बहता जा रहा है वहाँ पर एक शिवलिंग है, एक पत्थर पर एक शिवलिंग है, वहाँ पर उनका बड़ा सा त्रिशूल भी है, वो तक पूरा डूब चुका है, इतना पानी है। ये देखिए ये जो पत्ते अटके हुए हैं ना, ये त्रिशूल पे अटके हुए हैं, कुछ कपड़े अटके हुए हैं। इस स्पॉट पर शिवलिंग है और उसके बाजू के भी पत्थर पर और एक शिवलिंग है। साईं बाबा की किसी ने एक मूर्ति ला रखी थी, वो भी है। ये सारे शिव मंदिर के आसपास छोटे छोटे मंदिर है। ये रहा अंबरनाथ का मेन शिव मंदिर।
ये जो ऑरेंज झंडा दिख रहा है ना, ये है शिव मंदिर का ऊपर का पार्ट। उसको कुछ घुम्मड़ कुछ बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता इतना, वो है ये। सच में ये नदी देख के इतना ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है, बाप रे, ऐसे लग रहा है कि देखती जाऊं देखती जाऊं देखती जाऊं, बस देखती जाऊं। और इस बहते पानी की जो खलखल आवाज़ है वो सुनती जाऊं, ऐसे ही लग रहा है मुझे। जब से इको फ्रेंडली गणपति बप्पा हम लेके आने लगे तब से हम लोग यहाँ पर आते नहीं थे, लेकिन हमारे घर पे जब गणपति बापा बैठते थे हम लोग यहीं पर हर साल बापा का विसर्जन करने के लिए आते थे। बहुत मज़ा आता था। लेकिन कैसे है कि गणपति विसर्जन के टाइम पे इतनी रश होती है कि हमें कुछ भी मतलब फटाफट करके निकलना रहता था। आज इतनी शांति में हम लोग आए हैं। हम लोग हर बारिश में एक बार तो भी ऐसे शांति में आकर जाते हैं, लेकिन हम लोग दिन में आते हैं। ये तो कैसे रात में माऊ सोती है दोपहर में, तो उसको लेकर नहीं आ सकते। रात में अभी हम लोग उसे ऐसे ही घुमा रहे हैं, तो लेके आए हैं उसे दिखाने के लिए। अभी रात के 10 कम से कम 10 सवा 10 बज चुके हैं। हो दगड आहेत ना, उबड कोबड, हाँ उबड कोबड दगड आहेत। इस नदी में बड़े बड़े पत्थर है और इन पत्थरों के ऊपर से ये नदी बह रही है, इसीलिए इतनी फास्ट बह रही है और इसीलिए ऐसा डेंजरस लुक लग रहा है उसका। पहले तो हमारी माऊ डर गई थी ये बहती नदी को देख के, लेकिन अभी वो एकदम रिलैक्स हो गई। अभी वो खुद से दिखा रही है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। जो उसको दिखाई पड़ रहा है वो मतलब वो बताने की कोशिश कर रही है अपने ऐसे ऐसे हाथ ऐसे यहाँ वहाँ दिखाकर। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने पिछली बार आपको अंबरनाथ आर्ट फेस्टिवल में लेके गई थी। ये वो जगह है, पहचान में भी नहीं आ रही है। ये मुझे मेरे हस्बैंड आनंद बता रहे हैं कि यहाँ पर अंबरनाथ का आर्ट फेस्टिवल लगा था। ये देखिए, पहचान में भी नहीं आ रही है वो जगह। ये देखिए, आ चुके हैं हम थक हार के घर पे और मस्ती चालू हो चुकी है हमारी बच्ची की। अभी देखिए उसकी मस्ती। ये सब देवांश ने उसे पाउडर मुंह पर लगा दिया है। दोनों मस्ती कर रहे थे पागलों की तरह। पूरा पाउडर मुंह पे पोत लिया है इसने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये दूसरे दिन की दोपहर है और मैं लंच के लिए बनाने जा रही हूँ तड़के वाला चावल, यानी रात का जो चावल बचा हुआ रहता है वो चावल। वो आनंद को बहुत ज्यादा पसंद है। बना रही हूँ अभी। इस चावल को मैं राई, जीरा, हिंग, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद प्याज ऐड करूंगी। प्याज हल्का सा फ्राई करके हल्दी पाउडर ऐड करके उसे भी थोड़ा सा भून लूंगी। अब टमाटर ऐड करके उसे भी थोड़ा सा भून लूंगी। टमाटर जल्दी से गल जाए इसलिए नमक भी ऐड कर लीजिए और उसे फिर से भून लीजिए। टमाटर जल्दी से गल जाए इसीलिए लिड लगाकर रख दीजिए 2-3 मिनट के लिए। ध्यान भी दीजिए उस पर
लेकिन 2-3 मिनट के लिए लिड लगाकर रख दीजिए। गैस को मीडियम आंच पे रखिए। 2-3 मिनट के बाद लिड ओपन करके उसे हल्का सा फ्राई करके उसमें हरा धनिया ऐड कर लीजिए और फिर से इसे भून लीजिए। अब जो रात का बचा हुआ राइस है वो ऐड कर लीजिए और उसे पूरा मिक्स करके थोड़ा सा भूनकर लिड लगाकर एक 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी, लाल मिर्च पाउडर भी मैं ऐड करती हूँ क्योंकि हम लोग ज्यादा तीखा खाते हैं, तो हरी मिर्च के साथ साथ लाल मिर्च पाउडर भी हम ऐड करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना तीखा खाते हो, आप कितना सॉल्ट ऐड करते हो। स्वादानुसार सॉल्ट और तीखा आपके हिसाब से ऐड करके आप खा सकते हो। ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करके लिड लगाकर अभी पकने के लिए छोड़ दीजिए। आज मेरा लंच टाइम पे डोसा बनाने का प्लान था, लेकिन जो आटा है वो प्रॉपर फर्मेंट हुआ नहीं है। अभी बारिश हो रही है, ठंड है, उस वजह से प्रॉपर फर्मेंट हुआ नहीं है, तो अभी रात को डोसा बनेगा। तो अभी तक ये फर्मेंट हुआ नहीं है, ये शाम को अच्छे से फर्मेंट होगा, तब बनाते हैं डोसा। अभी उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये शाम तक फर्मेंट प्रॉपरली एकदम प्रॉपर फर्मेंट होगा। अभी मैं क्या करूंगी, जिस बर्नर पे मैंने तड़के वाला चावल बनाया है वो हाल फिलहाल अभी थोड़ी देर तक गर्म रहेगा, तो उसके ऊपर ये डोसे का आटा मैं रख दूंगी ताकि उसे हल्की सी हीट मिल जाए और वो और फर्मेंटेशन के लिए हेल्प करे। दोस्तों, एक टिप देना चाहूंगी, अगर ठंडी के टाइम में या फिर बारिश के टाइम में ठंडा मौसम रहता है तो आटा फर्मेंट होता नहीं है, तो आप क्या करो, जब भी आप सुबह से उठते हो, चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, जो भी खाना बनाते हो, तो उसके करीब करीब उस आटे के पतेले को रख दीजिए ताकि उसे हीट मिलती रहे। जैसे ही उसे प्रॉपर हीट मिलती रहेगी वो एकदम से फर्मेंट होना स्टार्ट करेगा और इतनी अच्छी तरीके से फर्मेंट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, आपके साथ बातें करते करते मेरे काम भी खत्म हो चुके हैं। काम तो किचन के खत्म होते नहीं है, बट जो भी काम था सब कंप्लीट हो चुका है। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, ये देखिए फर्मेंटेशन प्रॉपर एकदम परफेक्टली हुआ है, बहुत ही अच्छे से आटा ऊपर आ चुका है। देखिए लिड पे भी लग गया है वो आटा। अब ये डोसा या इडली बनाने के लिए एकदम तैयार आटा है। अब दिया बत्ती का टाइम होने से पहले झाड़ू लगा लूं, मॉपिंग कर लूं, तो मेरा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। फिर नाश्ता, डिनर वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन कैसा है, शाम की क्लीनिंग भी जरूरी है, तो पहले काम निपटाती हूँ। लगभग सारे काम हो चुके मेरे, फ्लोर क्लीनिंग हो चुका है, आंगन क्लीन कर चुकी हूँ। अब फ्रेश होके दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ नाश्ता क्या बनाना है। बारिश की वजह से मैंने तुलसी वृंदावन नीचे रखा है, क्योंकि बारिश होती थी तो जब दिया लगाती थी वो बुझ जाता था, तो वो ठीक बात नहीं है। इसके लिए मैंने तुलसी वृंदावन को नीचे ले लिया ताकि बारिश के छींटों की वजह से दिया ना बुझे। वैसे भी तुलसी में ज्यादा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। ये 1 कप शक्कर मैंने मिक्सी में पीस ली है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। तो खैर ये तो बाद में कर लेंगे। अभी ये मिक्सी का बर्तन मैं बिना धोए साइड में रख दूंगी, क्योंकि मुझे ये और भी काम के लिए लगने वाला है जिसमें शक्कर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये शक्कर का बर्तन मैं अभी धोने वाली हूँ नहीं। मैंने सोचा था डिनर में बनाऊंगी डोसा, लेकिन अभी नाश्ते के लिए भी डोसा ही बना रही हूँ और ये डोसा डिनर में भी बनेगा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, छोटी सी भूख लगी है। तो अभी बनाती हूँ मैं डोसा। डोसे का आटा एकदम जबरदस्त फर्मेंट हो चुका है। अभी थोड़ा सा आटा मैं साइड में निकाल कर उसका नाश्ते के लिए डोसा बना लेती हूँ।
अभी इस आटे में थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और स्वादानुसार नमक ऐड कर लीजिए और इनको अच्छे से मिक्स करके तवे पर डोसा बनाना शुरू कर दीजिए। तवे पर ऑयल अप्लाई करके डोसा स्प्रेड कर लीजिए। नाश्ते के लिए डोसे तो तैयार हो चुके हैं। अब मैं बनाने रख रही हूँ चाय, और चाय और डोसा अभी हम हाल फिलहाल खाएंगे। ये रहा हमारा इवनिंग नाश्ता। अभी हम पियेंगे चाय और खाएंगे डोसा। ये नाश्ता अब हम कर लेते हैं, भूख लगी है बहुत। इस नाश्ते को खाने के लिए हमसे पहले एक कैंडिडेट आके बैठा है और वो है टेडी। जैसे कि आप सभी को पता है, चाय यानी मेरा मी टाइम होता है। वहां पर मैं किसी को डिस्टर्ब करने नहीं देती अपने आप को। तो अभी मैं अपना आराम से चाय और नाश्ता करूंगी, अपना मी टाइम स्पेंड करूंगी। चाहे आनंद खाए ना खाए, मैंने उसके लिए बना दिया है, खाए ना खाए उसकी मर्जी, मैं अपना मी टाइम स्पेंड करूंगी। चाय और डोसा बचपन में मेरी नानी मुझे खिलाया करती थी। हमारे घर में डोसा इडली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था और चाय डोसा बहुत, मतलब उसकी बहुत याद आती है। जब भी ये आइटम्स बनते हैं ना घर में, तो नानी की बहुत याद आती है मुझे, पता नहीं क्यों, बहुत मिस करती हूँ मैं उसे। नाश्ता तो हो चुका है, अब बनाने लेती हूँ मैं डिनर। और डिनर में आज बनेगा डोसा, सांबार एंड चटनी, और उसके बाद बनेगा केक। सांबार बनाने के लिए मैंने तुअर दाल धोकर भिगोकर रख दी थी, और अभी उसमें मैं हरी मिर्ची, टमाटर ऐड कर लूंगी और उसे कुकर में पकने के लिए रख दूंगी। आप इसमें बहुत से वेजिस डाल सकते हो, लेकिन मुझे आज वेजिस खाने का मन नहीं है और आनंद को भी वेजिस खाने का मन नहीं है, तो मैं इसमें वेजिस नहीं डालूंगी। I mean वेजिटेबल्स नहीं डालूंगी। एक्चुअली सांबार में ड्रम स्टिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो भी नहीं मैं डालूंगी क्योंकि आनंद को ड्रम स्टिक्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब चलिए मैं कोकोनट की चटनी बनाने को लेती हूँ। कोकोनट की चटनी बनाने के लिए हमें लगेगा नारियल, जो मैंने ऑलरेडी मिक्सी में दरदरा पीस लिया था। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में चटनी बना रही हूँ तो थोड़ा ही नारियल लूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्चे, नींबू का रस, लहसुन भी डालना है। मेरे पास लहसुन की पेस्ट है तो मैं गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, स्वादानुसार नमक। शक्कर जो मैंने केक के लिए मिक्सी में पीसी थी वो ऑलरेडी उसमें है, मुझे डालने की जरूरत नहीं है, आप ऐड कर लीजिए। इन सबको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। ये देखिए बन चुकी है ये चटनी। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए साइड में। चटनी में तड़का लगाने के लिए हमें लगेंगे सूखी मिर्चियाँ, बिना छिलके उतरे लहसुन, कड़ी पत्ता और राई, और उड़द की दाल भी लगती है, लेकिन वो मैं इस बार भूल गई, गलती से कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन आप जरूर ऐड करना, बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये। ऑयल जैसे ही गर्म होता है राई डाल दीजिए। राई तड़कते ही लहसुन ऐड कर लीजिए। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, हल्का गोल्डन होने दीजिए। फिर कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए।
उड़द दाल ऐड कर लीजिए। उड़द दाल को हल्का गोल्डन होने दीजिए और सबसे आखिर में सूखी मिर्चियाँ ऐड कर लीजिए। सूखी मिर्चियों का हल्का सा कलर चेंज होते ही ये तड़का चटनी में छोक दीजिए। फाइनली चटनी बन चुकी है। बहुत टेस्टी होती है ये चटनी, जरूर बनाइएगा। ये मैं बनाने जा रही हूँ होममेड सांबार मसाला। सांबार मसाला अभी पीस लूंगी और सांबार बनाऊंगी। सांबार मसाला अगर आपको देखना है, मैंने सांबार मसाले के नाम से एक ब्लॉग डाला है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कीजिए तो सांबार मसाले की पूरी रेसिपी मिल जाएगी। दाल ऑलरेडी पका कर ले चुकी हूँ मैं। दाल में थोड़ा पानी ऐड करके उसे मैश कर लीजिए। सांबार में तड़का लगा लीजिए। अभी ऑयल गरम होते ही राई ऐड कर लीजिए। राई तड़कते ही हींग ऐड कर लीजिए। अब जीरा ऐड कर लीजिए। जीरा तड़कते ही कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए। अब उड़द दाल ऐड कर लीजिए। उड़द दाल को हल्का सा गोल्डन होने दीजिए। अब 10-12 मेथी दाने ऐड कर लीजिए। अब 4 से 5 सूखी मिर्चियाँ ऐड कर लीजिए और इस तड़के को अच्छे से चम्मच से हिला लीजिए। थोड़ा हरा धनिया भी इस तड़के में ऐड करके इसे थोड़ा सा भून लीजिए। अब हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए और अब फाइनली दाल ऐड कर लीजिए। दाल ऐड करते ही उसमें पानी ऐड कर लीजिए। अब स्वादानुसार नमक ऐड कर लीजिए और दाल को अच्छे से उबलने दीजिए और बचा हुआ हरा धनिया सांबार में डाल दीजिए। जैसे ही सांबार में उबाल आता है, सांबार मसाला ऐड कर लीजिए। ये होममेड सांबार मसाला मैंने बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने नेस्ट ऑन अ हिल मानसी पर आप सांबार मसाला टाइप कीजिए। नेस्ट ऑन अ हिल मानसी सांबार मसाला टाइप कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सांबार को अच्छे से उबलने दीजिए। जब सांबार उबलने के प्रोसीजर में रहता है, आप बहुत सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो। हमने वेजिटेबल्स ऐड नहीं किए, हमारा मन नहीं था वेजिटेबल्स खाने का, हमने ऐसे ही सांबार बना लिया है। आपको चाहिए आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। सांबार बहुत ही अच्छे से पक चुका है, उबल चुका है। अब इसमें मैं गुड़ ऐड करूंगी। अब थोड़ी सी इमली धोकर ऐड कर लीजिए। गुड़ और इमली की वजह से इसकी टेस्ट और ज्यादा एनहांस होगी। खट्टा मीठा तीखा सांबार खाने में इतना टेस्ट देगा, क्या बताऊं आपको। एक बार बनाकर देखिए इस तरीके से। इमली और गुड़ ऐड करने के बाद थोड़ा और 5 मिनट के लिए इसे उबाल लीजिए और फिर गैस को ऑफ कर लीजिए। अब एक साइड में मैं डोसा बनाने के लिए ले रही हूँ। डोसे में मैंने ऑलरेडी नमक और पानी ऐड कर लिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तवे पर मैं ऑयल अप्लाई करके डोसे के आटे को स्प्रेड कर लूंगी और डोसे सारे बना लूंगी। तो हमारा डिनर रेडी हो चुका है। डोसा, चटनी और सांबार। लग रहा है ना यमी यमी। आ रहा है ना मुंह में पानी, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। अरे वाह, एक नंबर करनी, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। सांबार 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 पता। सच में अच्छा बना है। बहुत बढ़िया। चटनी तो गजब है, गजब है चटनी। हाँ, मेरे हस्बैंड आनंद का रिएक्शन देख के आप समझ चुके होंगे कि सच में उन्हें बहुत पसंद आई। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा
स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर उनको पसंद नहीं आती कोई चीज़, वो सीधा सीधा ऑन द स्पॉट मुंह पे मतलब इतनी बुराई कर देते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर उनको पसंद आया है और वो ऐसी तारीफ कर रहे हैं तो ये सच में बहुत टेस्टी बना था। और सच में गाइस मैंने भी खाया, बहुत टेस्टी बना था। इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिए, खाइए, तारीफें लूटिए और लूटते जाइए। तो चलिए अभी मैं भी डिनर कर लेती हूँ। चलिए हो चुका है हमारा डिनर। अब मैं बनाऊंगी केक, और केक के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो ऐसे है: हाफ कप मैदा, 2 अंडे, 1 चम्मच घी, वेनिला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक, दूध और 1/3 कप पिसी हुई शुगर। मैंने ऑलरेडी उन पतीलों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से जिनमें मुझे केक बनाना है। मेरे पास बटर पेपर नहीं है, इसीलिए मैं पेपर का यूज कर रही हूँ। उसमें ऑयल ग्रीस करके ये बनाया है मैंने। ये पहले ही बनाकर रख दीजिए, क्योंकि इमीडिएटली जैसे ही केक का बैटर बन जाता है उसे फटाफट ओवन में रखना पड़ता है बेक करने के लिए। मेरा जो पुराना माइक्रोवेव था वो बहुत बड़ा था, इसके लिए मैंने वो अभी रिप्लेसमेंट में देकर ये 10 लीटर का OTG मैं लेकर आई हूँ। उसके साथ साथ मैं ये एग बीटर भी लेकर आई हूँ। मैंने अपना एक चॉपर था, वेजिटेबल चॉपर था, उसके रिप्लेसमेंट में ये लेकर आई हूँ और इससे बहुत अच्छा केक बनता है। ये एग बीटर बहुत ही फायदेमंद होता है, तो ये हर घर में आई थिंक होना चाहिए जो केक बनाते हैं उनके घर में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये केक बनाते वक्त आप देखोगे। ये देखिए वो नया OTG जो मैंने लिया है, बहुत ही छोटा है, 10 लीटर का है, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छा है, हम दोनों के लिए ओके है। इस OTG के टॉप एंड बॉटम में कॉइल्स दिए गए हैं, नीचे एक जाली दी गई है, ऊपर एक ट्रे दिया गया है और तंदूर बनाने के लिए छोटे छोटे ऐसे रॉड्स दिए गए हैं। इसमें 2 ही बटन्स है, एक टाइमर के लिए है और एक टेम्परेचर सेट करने के लिए है, बस। ये सिल्वरस्टोन कंपनी का OTG है एंड प्योरली मेड इन इंडिया, यानी ये स्वदेशी है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केक बनाने के लिए। केक बनाने से पहले मैदे को अच्छे से छाननी में छान लीजिए। मैदे को छानने की वजह से उसमें जो लम्स रहता है यानी गुठलियाँ रहती है वो सारी क्लियर हो जाएंगी और मैदा एकदम लम्स फ्री हो जाएगा। मैदे को छानते वक्त मैदे में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर लीजिए ताकि वो अच्छे से उसमें ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। ये देखिए मैदा छान के हो चुका है। एक साइड में मैंने थोड़ा सा गरम दूध लिया है और इस बाउल में मैं अभी 1 चम्मच घी लूंगी। ये 1 से 1.5 चम्मच रहेगा, तो ये घी लूंगी मैं और ये गरम दूध उसमें ऐड कर लूंगी ताकि घी दूध में मेल्ट हो जाए। दूध और घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए चम्मच से। अब इन दोनों अंडों को तोड़ कर लीजिए, उसका योक अलग निकालिए और उसका जो एग वाइट रहता है वो अलग निकाल लीजिए। एग का जो योग है उसे अच्छे से चम्मच से फेंट लीजिए और उसे फेंटते वक्त पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड कर लीजिए और फिर से उसे अच्छे से फेंट लीजिए। अब इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस ऐड कर लीजिए और इसे मिक्स करके साइड में रख दीजिए।
अब इस एग वाइट को आपको बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है, बहुत ही अच्छे से बीट कर लेना है। जैसे ही आपको एग वाइट फ्लफी दिखना स्टार्ट हो जाए, आप इसमें शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। शुगर को 3 हिस्से में बांट लीजिए और 3 हिस्सों में उसको धीरे धीरे ऐड करते जाइए। एट दिस पॉइंट मुझे ये बाउल चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो बाउल मैंने लिया था ये बहुत बड़ा था 2 अंडों के लिए, और मैंने डीप बाउल लेना चाहिए था जो कि मैंने अभी ले लिया है। और उस वजह से अभी शुगर और ये एग एकदम क्रीमी वे में बनना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये ऐसे क्रीमी वे से बनना चाहिए, ऐसा स्टिफ बनना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एग वाइट और शुगर है जिसका एक तरीके का फोम बन चुका है, क्रीम बन चुका है। इसकी वजह से केक एकदम स्पॉन्जी एंड फ्लफी बनेगा। जिस बाउल में मैंने पहले एग वाइट बीट करने को लिया था वही बाउल में लूंगी और इसमें पहले मैदा ऐड करूंगी अभी। अब इस मैदे में मैं मिल्क और बटर का मिक्सचर ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें एग योक ऐड कर लूंगी और इन सबको हल्के हाथ से मिक्स कर लूंगी। याद रखिए, बहुत ही हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है इसे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें एग वाइट एंड शुगर का मिक्सचर ऐड करना है जो कि एक क्रीम फॉर्म में हो चुका है। केक के बैटर में जब आप ये एग वाइट मिक्स कर रहे हो तब इसे आपको हल्के हाथ से फोल्डिंग प्रोसेस में आपको ये मिक्स करना है, जोर से नहीं और ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है। एकदम हल्के हाथ से फोल्डिंग फॉर्म में, फोल्डिंग प्रोसीजर में मिक्स करना है। केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब OTG ऑन कर लीजिए और केक के बैटर को बेकिंग बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। इस पिन को मैं अभी इस केक के बैटर में घुमा लूंगी ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे, अगर हो तो वो भी निकल जाए। अब इस बेकिंग कंटेनर को मैं 2-3 बार टैप करके इस कंटेनर को OTG में रख दूंगी। ये OTG मेरे लिए नया है इसलिए इसे समझना थोड़ी देर लगेगी मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा। फाइनली OTG स्टार्ट हो चुका है। अच्छा लगा मुझे। ये देखिए बन चुका है केक, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। ये OTG न्यू होने की वजह से मुझे इसके फंक्शंस ज़्यादा पता नहीं थे, तो मैंने टॉप का कॉइल भी ऑन रखा और उस वजह से उसको हीट लग के, टॉप के पार्ट को हीट लग के वो थोड़ा सा जल गया था, ऊपर का हल्का सा पार्ट जल गया था, तो मैंने वो निकाल लिया है। बाकी केक तो दिखने में भी फंटास्टिक लग रहा था और खाने में तो ऑसम ही लग रहा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया, बहुत अच्छा लगा। टेडी साहब तो बैठे ही है खाने के लिए, कैसे देखे जा रहे केक को। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है ये केक, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि आनंद ने मुझसे कहा, ये मैं अपने से नहीं कह रही हूँ। आनंद केक खाने के बाद कह रहे थे कि ये और भी ज़्यादा फूल सकता था, लेकिन क्या हुआ, ये मेरे पास जो केक का कंटेनर था वो बहुत ही छोटा था और OTG भी हम लोगों ने बहुत ही छोटा लिया है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि यार 10 लीटर का कम है,
क्योंकि कंटेनर बैठ नहीं रहे हैं उसमें, तो वो फूल नहीं, मतलब जितना फूलना चाहिए और ज़्यादा, वो और भी ज़्यादा फूल सकता था। वो आनंद बता रहे कि शायद और ज़्यादा फूल सकता था और अच्छा बनता, लेकिन इसके बावजूद सच में बहुत टेस्टी बना था। हम लोगों ने दूसरे दिन तक खा लिया, मतलब ब्रेकफास्ट के जगह पे हम लोगों ने ये केक ही खा लिया। तो चलिए, रात के 2:30 बज चुके हैं और मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज नेस्ट ऑन हिल मानसी। तो मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।